आज हम लोग जो है डिबेट के लिए उपस्थित हुए हैं और डिबेट में आप लोग आकर के एक एक करके अपने विचार रखें। ये हमारा आज का टॉपिक है और ना सिर्फ आज का टॉपिक है बल्कि अगर देखा जाए तो 2010 के बाद से स्पेशली बहुत ही ज्वलंत मुद्दा भी है। वैसे तो सदैव ही जनरेशंस के बीच में एक डिफरेंस रहा है, एक गैप रहा है, एक अंतर देखने को रहा है, विचारधाराओं में जो है अंतर रहा है। पिता और पुत्र की विचारधारा अलग रही है सदैव, हर पीढ़ी में कोई भी ऐसी पीढ़ी नहीं थी। इतिहास उठा करके भी देखिए तो आप देखेंगे उसमें कि मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के विचार नहीं मिलते थे। नेहरू रिपोर्ट जब आई तो उस समय विरोधाभास देखने को मिला भी था हमें, ठीक है। तो या गांधी जी की बात करें तो गांधी जी एज अ सन और उनके फादर, उनके भी आरंभिक दिनों में विचार नहीं मिलते थे। हालांकि गांधी जी बहुत युवा अवस्था में थे तभी उनके फादर की डेथ हो गई, लेकिन फिर भी विचार नहीं मिलते थे। विचारों का अंतर वहां भी था, गांधी जी ने अपनी जीवनी में भी लिखा। लाइक प्रिपरेशन को लेकर के ही अगर हम बात करें तो अभी क्या होगा कि आप लोग जब यूपीएससी के लिए चल रहे होंगे तो हो सकता है कई बार पेरेंट्स या रिलेटिव्स आपको डिस्करेज कर देते हैं, कहते हैं अरे यूपीएससी के लिए कहा जा रहे हो, पहले एसएससी की तैयारी कर लो या पहले किसी और एग्जाम की तैयारी कर लो, वो एग्जाम निकाल लो, तब उसके बाद आगे जाओ। सर्कमस्टांसेस, एनवायरमेंट, सो मेनी थिंग्स जो है वो आपको इस तरीके के विचार उनके लिए अंदर पैदा करती हैं और वो आपको समझाते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि हम बड़े हैं, हम टीचर हैं, हम पेरेंट हैं, हमें दुनिया का ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो इस एक्सपीरियंस को हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के साथ शेयर करते हैं। और कई बार शेयर करते करते हम लोग क्या हो जाते हैं, डोमिनेंट हो जाते हैं। कि मानो शेयर करना एक डिफरेंट टास्क होता है और डोमिनेट कर देना एक डिफरेंट टास्क होता है। आप डिबेट की शुरुआत किसी भी पोएट्री से कर सकते हैं, किसी भी पोएट्री से कर सकते हैं, किसी भी क्या बोलते हैं आप फेमस कोट से कर सकते हैं, जैसे भी चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, अभी लाइंस वगैरह अगर जैसे नहीं आती होती है तो धीरे धीरे आप लोग आगे जाकर सीख लेंगे। थोड़ा सुना करिए, थोड़ा इधर भी थोड़ा रुझान रखिए, कविताएं सुनिए, पोएट्री सुनिए। कुमार विश्वास साहब आजकल युवाओं में फेमस हैं। वैसे फेमस जो बहुत बड़े बड़े पोएट हैं वो तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, उनकी कविताएं आप पढ़िए, ठीक है। क्षमा शोभती उस भुजंग को, तो ऐसी कविताएं पढ़िए जिसमें लगे कि भाई हाँ भाई, उनको कहते हैं ना वो अपनी कविताओं में कि वही क्षमा करने की ताकत रखता है या शोभा उसी को देती है क्षमा करना जिसके पास ताकत हो, ठीक है। जो विषदंत गरल हो, जिसके पास जहरीले दांत हो उसके बाद भी वो न काटे, वो तो क्षमा करने की क्षमता रखता है और उसको क्षमा शोभा भी देती है। अब पता लगा तुम 10 ग्राम के कोई थप्पड़ मार देगा सामने वाले का, गिर पड़ोगे और तुम कह रहे नहीं जाओ तुम्हें माफ किया। माफ थोड़ी किया, अपने बचा के निकल गए तुम। सुप्रभात। मेरा विषय है कि हमारे पेरेंट्स को, हमारे माता पिता को हमारा करियर चूज करना चाहिए या नहीं। तो माता पिता को हमारे करियर के बारे में चूज करना चाहिए या नहीं चूज करना चाहिए, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कभी कभी पेरेंट्स सही होते हैं क्योंकि वो हमें देख पाते हैं कि हम किस फील्ड में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक बात आ जाती है कि वो अपने दशक के हिसाब से बात कर रहे होते हैं। लाइक अगर वो 90s के हैं तो 90s की विचारधारा के हिसाब से बात करेंगे। उस टाइम पे जिस भी करियर का, जिस भी पोस्ट का ज्यादा क्रेज था वो उस बारे में बात करेंगे। वो उस मानसिकता से समझेंगे जब उनके टाइम पे उस पेपर की क्या वैल्यू थी। वो ये नहीं समझने की कोशिश करेंगे कि आज हो सकता है उसके पैरामीटर्स चेंज हो चुके हो सकता है वो कंपटीशन इतना टफ सिर्फ दिख रहा है बट उतना है नहीं, या शायद अगर है भी तो वो बच्चा टाइम के साथ, पासेज ऑफ टाइम के साथ वो क्रैक कर सकता है। वो इतना समझने की कोशिश नहीं करते हैं। वो अपने टेम्परामेंट के हिसाब से, अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से वो बोलते हैं। जो भी बच्चे आप जिस भी फील्ड में जाते हैं, 80% स्टूडेंट्स जिस भी फील्ड की पढ़ाई कर रहे होते हैं वो चेंज करके अपना करियर स्विच करके वो बाद में जिस भी करियर को चूज करते हैं वो उनका बेस्ट होता है और वो काफी अच्छा सक्सेसफुल भी होते हैं। बट
स्टार्टिंग में ही सारे पेरेंट्स डिसाइड करने लग जाते हैं, सोसाइटी प्रेशर होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ बच्चे चाहते हैं कि नीट करें, कुछ चाहते हैं आईआईटी करें, बट स्टिल पेरेंट्स कहते हैं कि यूपीएससी करो बिकॉज उनकी फीस बहुत हाई है, और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो प्राइवेट की फीस देना एक मिडिल क्लास फैमिली के बजट में नहीं है। तो इस चक्कर में भी पेरेंट्स सोचते हैं कि हम ये करा सकते हैं, और हो सकता है वो बच्चा उस फील्ड में ना निकल पाए, या हो सकता है निकल भी जाए अगर उसका टेम्परामेंट वैसा है कि वो सारे पेपर फेस कर सकता है। बट द क्वेश्चन इज स्टिल देयर कि वो उस फील्ड में चला भी जाएगा, हो सकता है वो उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए जितना अच्छा वो परफॉर्म कर सकता है। द क्वेश्चन इज अगेन दिस कि जिस सोसाइटी से हम निकलना चाहते हैं, आज हम सब जिस भी फेज में हैं, हम सब चाहते हैं कि हम निकलें। घूम फिर कर एक ही बात आती है कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। अगर ये भी हम सोचेंगे तो वो 4 लोग क्या सोचेंगे। और पढ़ाई ऐसी करो कि फिर 4 लोग सच में सोचने पे मजबूर हो जाए कि हमने क्या पढ़ाई की कि हम यहाँ तक पहुंच गए। और जिस सोसाइटी को हम सब आज कहीं ना कहीं, हम सब बोलते नहीं है लेकिन हम सब में एक अंदर से रहता है कि हम इस सोसाइटी को चेंज करें। हम सब चाहते हैं कि कोई हमारी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर ना करे कि हम करियर उनके हिसाब से चूज करें, बल्कि हम ऐसा रहें कि करियर हम अपने हिसाब से, अपने टेम्परामेंट के हिसाब से, अपने हिसाब से चूज कर सकें। बट स्टिल घूम फिर के हम जब 21 ईयर तक आते हैं, हम जब कोई कंपटीशन बीट करने की स्टेज में होते हैं, हम सब ये सोचने लग जाते हैं कि हम ही डिसाइड करेंगे कि सामने वाला क्या करेगा, हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी। हम सब डिसाइड करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या होगा, बट हम ये भूल जाते कि आप सब जो सोच रहे हो ना कि आने वाले फ्यूचर में क्या करोगे अपने फ्यूचर जनरेशन के साथ, वो आप डिसाइड अकेले नहीं कर सकते, बिकॉज 50% इसमें आपका पार्टनर भी पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो अभी से आप जो सोच रहे हो तो मत ही सोचना, क्योंकि वो 100% सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। और एट लास्ट कहीं ना कहीं आप ही कन्विंस हो रहे होगे, बिकॉज आप इस स्टेज पे हो कि आप सिविल सर्वेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, और फिर आपको यहाँ पे ये भी सिखाया जाता है कि आपको सोसाइटी के हिसाब से समझना चाहिए चीजें। और कभी कभी आप भी गोल मटोल बातें करोगे जो आज शायद हमारे पेरेंट्स करते हैं, शायद हमारे पड़ोसी करते हैं। फिर से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग अपना टेम्परामेंट इस हिसाब से रखिए कि आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करिए। आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स जो भी कर रहे हैं उन्हें वो करने दीजिए। हो सकता है वो इस टाइम पे जो कर रहे हैं वो इससे रिलेटेड बहुत अच्छा कर जाएं, या हो सकता है उन्हें एक ऐसा फेज मिले कि वो काफी अच्छा परफॉर्म करें और काफी अच्छा अपना नाम रोशन करें। का जो डिफरेंस है विचारों का, उसको समझने की जरूरत है, और समझने के साथ साथ उसको सहज करके दूर करने की जरूरत है। विचारधारा का जो अंतर है वो भी इन्होंने बताया कि समय का अंतर है, समय के साथ विचारधाराओं का परिवर्तन होता है। साथ साथ ये भी समझाया कि सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। A very refreshing good morning to everyone. This is Ashmita standing here to give a speech on the topic, should parents interfere in the children's career life or not? इंग्लिश थोड़ा ज्यादा awkward हो जाएगा ना, हिंदी में आते हैं। हिंदी में अच्छा बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग गुड। हिंदी में बोलते हैं। हाँ हाँ, आप कंबाइंड भी बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मिक्स बोल दीजिए। अपनी भाषा ज्यादा जल्दी समझ में आती है तो अपनी भाषा में आते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि हम इस टॉपिक के अगेंस्ट बोल रहे हैं, ज्यादातर लोग अगेंस्ट ही बोल रहे हैं, बट ठीक है, वो समय के अनुसार सब लोग बोल रहे हैं तो अगेंस्ट ही है फिलहाल, क्योंकि टीचर्स को नहीं पेरेंट्स को इंटरफेयर करना कभी कभार किसी बच्चे के लिए हो सकता है कि उस बच्चे को जरूरत हो पेरेंट्स के निर्देशन की, उनके मतलब कि वो उसको हेल्प करे, उसको प्रोडक्टिव बनने में। लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पेरेंट्स के दबाव में कोई काम करना पड़ता है और उसका रिजल्ट ये होता है कि कोई प्रोडक्टिव जो है उसका रिजल्ट नहीं आता है। ऊपर से बच्चे के ऊपर प्रेशर है वो अलग, बच्चा मेंटल टॉर्मेंट झेल रहा है वो अलग। उसमें एक बच्चे पे एक दबाव होता है कि पेरेंट्स के मन में जो हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस जो बैठ गई है कि मेरा बच्चा पैदा हो गया, ठीक है हम इंजीनियर है तो मेरा बच्चा भी इंजीनियर बनेगा। तो फिर एक ये भी मेंटल प्रेशर होता है कि सोसाइटी में अगर मैं इंजीनियर बाय द वे नहीं बना, मेरे को डॉक्टर बनना था, अगर मैं इंजीनियर नहीं बना तो मेरे पेरेंट्स की बेइज्जती हो जाएगी।
वो एक ये भी उसको पता है कि मेरा इंटरेस्ट सब्जेक्ट कुछ और है, उसको पता है कि मेरा दिमाग कहीं और जा रहा है, उसको पता है कि हमको कुछ और करना है, लेकिन उसके ऊपर ये प्रेशर है कि मेरे पेरेंट्स की बेइज्जती हो जाएगी। जो एक हमारे क्या बोलते हैं कि वो सोसाइटी में स्टेटस बोलते हैं ना, आजकल हम लोग यूजुअली लेते हैं चीज की सोसाइटी में स्टेटस बनी हुई है पेरेंट्स की, वो नहीं बिगाड़ना चाहते, अपना फ्लो नहीं बिगाड़ना चाहते कि नहीं पापा की बड़ी इज्जत है और अगर हमने उनके खिलाफ जाके उनसे झगड़ के कुछ उनके अगेंस्ट कर दिया तो उनकी इज्जत नहीं रही। हम ये तो एक पॉइंट रह गया कि हम उनके रिस्पेक्ट की वजह से अपने सपनों का अपने ख्वाहिशों का जो है, कुछ सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो लड़ झगड़ के अपनी वाली कर लेते हैं, बट ज्यादातर केसेस ऐसे होते हैं। जैसे कि अभी कोटा की बात सर ने पहले ही एक्सपोज कर दिया मेरी पॉइंट, बट ठीक है कोई नहीं। तो कोटा में केसेस अभी करेंटली पिछले 4 सालों में 52 कोटा में सुसाइडल केसेस आए हैं 4 साल में। तो क्या वो 52 बच्चे वहां कोटा में गए थे तो पढ़ने नहीं गए थे? पढ़ने ही गए थे सर, बिल्कुल पढ़ने गए थे और वो पढ़ रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक ये भी था कि शायद उनसे नीट ना हो रहा हो, शायद वो कुछ और करना चाहते हो, शायद वो फैमिली प्रेशर की वजह से वहां पे गए हो, शायद उनका इंटरेस्ट पॉइंट कुछ और रहा हो, शायद हो सकता है कि वो नहीं करना चाहते, उन पे प्रेशर, लेकिन वो पहुंच गए हैं तो भाई करना तो है। क्योंकि एक ये भी है कि सबकी फाइनेंशियल जो है स्टेटस इतना अच्छा नहीं है कि एक बार हमने नीट करने चल दिया, एक बार यूपीएससी करने चल दिया और पेरेंट्स जो है करते जाए। ये भी दिखना होता है कि औकात कितनी है, औकात थोड़ा ज्यादा औकात, लेकिन नहीं एग्जैक्ट है औकात कितनी है। नीट कर रहे हैं, पापा ने कह दिया कि बाबू 2 लाख रुपए लगे हैं कोचिंग के, तुम वहां रह रहे हो, वहां के रहने के 20,000 लग रहे हैं, तुम्हारे खाने पीने के 15,000 रह रहे हैं, तुम्हारे अपने खर्चे 20,000 लग रहे हैं, इतना कर रहा हूं मैं, करके दे रहा हूं, तुम नीट करो। अब बच्चे के ऊपर प्रेशर है, वो कैसे कहे कि पापा हमको नीट नहीं करनी, हमको इंजीनियरिंग करनी है। ठीक है, अब पेरेंट्स को लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, मैं वो ठीक है, पेरेंट्स को लगता है, ऑब्वियसली पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स चाहता है वो अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहता है, वो चाहता है मेरे बच्चा सबसे अच्छा कपड़ा पहने, सबसे अच्छा खाए, सबसे अच्छा करे, सबसे अच्छा जॉब करे, सबसे सक्सेसफुल रहे, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अंकल आप देखिए तो सही, बच्चा क्या चाहता है एक बार पूछिए तो सही। शायद आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, शायद आप इंजीनियर हैं, आप अपने बच्चे को भी इंजीनियर, शायद वो डॉक्टर बनना चाहता है, शायद आप अगर एक सिविल सर्वेंट है, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिविल सर्वेंट बने, शायद वो डॉक्टर बनना चाहता हो, शायद आप डॉक्टर उसको बना रहे, शायद वो इंजीनियर, मतलब चाहे करियर जो भी हो सब मिला। और एक ये भी बात सबसे बड़ी आ जाती कि जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती कि भाई पूरे खानदान में पटदारी में बच्चे जो है इस जॉब में कोई जो है यूपीएससी क्लियर नहीं किया है, तो बच्चे पे ये प्रेशर है कि अब जो है ये बच्चा हमारा आईएएस बन के दिखाएगा तो पटीदारी में नाम ऊपर हो जाएगा है। सबसे जो है लगेगा कि इनके घर के बच्चे, इनके घर का पालन पोषण, इनके घर का जो है सपोर्ट सिस्टम, इनके घर के बच्चों की बुद्धि सब कुछ तेज है, बच्चा कर रहा है पटीदारी में। ये भी बच्चे से पूछो आपकी पटीदारी में उसको इंटरेस्ट है कि नहीं है, उससे आप पूछिए कि वो कर क्या रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी चीज की प्रोडक्टिव रिजल्ट तभी आता है जब हमारा इंटरेस्ट उसमें हो, सोशल पर्सनल जब इंटरेस्ट रहता है तो बंदा अपना दिमाग लगाएगा, पढ़ेगा। अगर आप जबरदस्ती भेजे गए तो क्या वो प्रेशर में रहेगा, आई समझ आई तो ठीक, नहीं आई तो सुसाइड। भाई उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो जिस प्रेशर में है वो घर पे भी फोन करके नहीं बता सकता कि पापा मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि उसको पता है कि पापा मेरे 2 लाख रुपए कहाँ से पड़ोसी से, अपने दोस्तों से कैसे किसी भी अरेंज करके दिए हैं। उसको पता है कि मेरे रूम का, मेरे रेंट का, मेरे खाने का, मेरे कपड़े का सब पैसा इतना तो नहीं है किसी, ज्यादातर। हाँ वो बात अलग है कि इंडिया में वेल्दी लोग भी हैं, बट ये तो केस है ना कि सारे वेल्दी नहीं है, इंडिया में बहुत कम ही लोग हैं और ज्यादातर लोग मेरे ख्याल से 50 to 60% लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं। तो क्या उन लोगों के बच्चे पढ़ते नहीं है? लेकिन मिडिल क्लास फैमिली की एक ये सोच है जो कि नहीं मेरा बेटा ये करेगा, ये हायर जॉब है, शायद उसने कुछ छोटा सोचा हो, आप उससे तो पूछिए एक बार। उस प्रेशर में आके बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो किसका घाटा हुआ? पेरेंट्स। आप प्रेशराइज कर रहे थे, बेटे को आईएएस बना रहे थे, बेटा लास्ट बन के घर आया है, मुबारक हो आपको सर, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने उसके ऊपर जो है इतना अच्छा अपना प्रभाव डाल दिया बच्चे पे कि वो खुश है। अब इतना खुश है कि वह वापस आप आके नजर भी नहीं मिलाया आपसे, कि हम एक बार कहा भी नहीं कि हमको कुछ और करना था, और वो कर दिया जो उसको करना था, जो आप भी नहीं चाहते थे, जो वो भी नहीं चाहता था, लो तीसरी वाली हो गई। तो ये एक प्रेशर हो गया। पेरेंट्स ठीक है अच्छा समझते हैं बच्चों के बारे में, अच्छा मानते हैं, उनको चाहते हैं कि सब अच्छा हो बच्चे के साथ, लेकिन अगर बात करियर की है, अगर बात उनके फ्यूचर की है, तो उनको उसके साथ पूरी जिंदगी रहनी है। तो पेरेंट्स को एक बार पूछ लेना चाहिए बच्चों से, आप अपना प्रभाव जरूर डालिए, आप अपनी बात कहिए कि बेटा ये वाला अच्छा रहेगा,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेशर डाल के करें कि नहीं यही करो। आप एक बार उससे भी पूछिए कि पापा ये मैं करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट कहाँ है। तो सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स करें इंटरफेयर, लेकिन उनको सपोर्ट चाहिए, उनको इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। बच्चों को उन्हें चाहिए कि जब वो कह रहा है कि पापा मुझे ये करना है, तो आप कहें कि ठीक है करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। आप ये नहीं कहिए कि नहीं ये तो ऐसा है वैसा है। आप रखिए, आपकी अगर निगेटिव, सबसे पहली बात कि हम अपने पेरेंट्स के साथ आजकल के जमाने में जो है, हम अपने पेरेंट्स का, या तो पहले के जमाने के ही अगर ले लें, तो हम उनसे इतना डरते कि हम उनसे बैठ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख नहीं पाते उनके सामने। पहली बात कि देखिए ऐसी बात है, हमें डर लगता है कि पापा क्या कह देंगे, एक थप्पड़ मार ही दिए तो इज्जत का नाश हो जाएगा। अब आजकल के जमाने में तो आजकल हमारा फोन है, उनका अपना जॉब है। आज भी हमारे पास यही केस है कि हम बोले ना बोले क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा। लेकिन मेरे ख्याल से पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इतनी इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो बैठ के अपनी बातें शेयर कर पाए, जिसकी वजह से ये सुसाइडल केसेस, ये जितनी भी बच्चों में, कई बच्चे पागल हो जाते हैं जाके तैयारी करते करते, तो ये सब केसेस ना पेरेंट्स का ही नुकसान है भाई। बच्चों का क्या है, बच्चे आप भेज दे रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको समझ में आ रहा है तो ठीक है, आपकी वाली तो जीत हो गई, आपने जो कहा आपने कर लिया। अगर बच्चा उतना मेंटली स्ट्रांग नहीं है, नहीं झेल पाया, आपने उस टॉर्चर ही बोलेंगे उसको, नहीं झेल पाया उसको, तो वो सुसाइड करेगा या फिर वो पागल हो जाएगा। अब आइए, अब लेके आइए घर। आप अभी यहाँ से ठीक ठाक बच्चा भेजे थे पढ़ने प्रेशराइज करके, वहां से पागल लड़के को लेके आइए, अब घर ले आइए, चाहे रांची ले जाइए, आपकी मर्जी। कुमार विश्वास की 4 लाइनें हैं, ध्यान कीजिएगा। मैं तेरा ख्वाब जीत लूं पर लाचारी है, मेरा गुरूर मेरी ख्वाहिशों पर भारी है, सुबह के सुर्ख उजालों से तेरी मांग से, मेरे सामने तो ये स्याह रात सारी। तो बस बात यही पे अपनी बात में खत्म करना चाहूंगी कि अगेंस्ट नहीं हूं मैं पेरेंट्स के करियर में इंटरफेरेंस से, लेकिन पेरेंट्स को बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनको प्रेशराइज करके अपनी वाली करानी चाहिए। ये करियर की बात है अगर, तो बच्चों का भी उसमें जो है, बच्चों का ही मेरे ख्याल से 70% बच्चों की अपनी राय होनी चाहिए, और 30% जो है पेरेंट्स, ऑब्वियसली वो हमसे ज्यादा है, ज्यादा समय से रहे हैं, ज्यादा चीजें उनको देख पा रहे हैं, तो उनके मार्गदर्शन की जरूरत बच्चों को पड़ती है, तो वो करें। लेकिन मेरे ख्याल से बच्चों की इसमें अपना खुद का इंटरेस्ट ज्यादा होना चाहिए, ना कि पेरेंट्स का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी एक्सप्रेसिव, आई बिलीव वेरी एक्सप्रेसिव। एक टाइम ऐसा जरूर आया कि जब सारे लोग क्लास में इनकी स्पीच के अंदर डूब गए, और जो एक्सप्रेशंस इनके थे, जो भावनाएं थी, वो बिल्कुल अंदर से निकल रही थी कि फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड्स एक्सप्रेशन, है ना, लास्ट लेके आए। तो वो जो लास्ट लेके आए, वो मतलब कहने का जो तरीका था, वो अंदाजे बयां, वो बहुत जबरदस्त रहा, बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा सा विचारों का रेपिटेशन हुआ, वो होता है शुरुआत में, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अदरवाइज बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, मजा आ गया। को एक माली की तरह बच्चे को सीख बड़ा करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि पता लगा आम का पेड़ लगाया और फिर बोले कि सुनो जामुन चाहिए, तो आम के पेड़ से जामुन की डिमांड गलत है। फ्रेंड ने बोला कि माता पिता को बच्चों के करियर में कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं ही नहीं किसी बात से। जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया, इतना बड़ा किया, जिसे इस दुनिया का इतना विशेष अनुभव है, हम उसके अनुभव को नकार कैसे सकते हैं। मेरा टॉपिक ये है कि पेरेंट्स निर्धारित कर सकते हैं विषय को, विषय को मैं इसके पक्ष में बोलना चाहूंगी। जो पेरेंट्स होते हैं वो अगर एक छोटा सा अगर बच्चा होता है, वो एक पौधे के तरीके होता है, उसको जब वो पाल पोस बड़ा करते होते हैं तो उसमें वो ये पॉइंट देखते होते हैं कि हमारे बच्चे का विषय, हम अपने बच्चे को विषय किस तरीके से देखना चाहते हैं कि हमारा बच्चा कौन सी फील्ड में अच्छा कर सकता होता है। ये हमारे पेरेंट्स जब बचपन में बच्चा छोटा होता है, तो वो जब बड़ा होता रहता है तो उसमें ये चीज नजर आने लगती होती है कि वो बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर सकता है और किस फील्ड में नहीं अच्छा कर सकता है। पेरेंट्स इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते होते हैं, क्योंकि 24 आवर वो बच्चा उनके साथ रहता होता है। जब वो छोटे से बड़ा होता है, वो स्कूल में भी जाता होता है, तो वो मुश्किल से वो 8 घंटे बिताता होता है। लेकिन उसमें एक चीज बहुत ज्यादा पॉइंट करती है, ये चीज कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अगर अपने बच्चे के लिए अगर अगेंस्ट भी बोल रहे होते हैं, तो वो उनका फ्यूचर कभी गलत नहीं चाहते हैं। और पेरेंट्स की एक बहुत अच्छी खूबसूरती होती है कि वो दुनिया में बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर चुके होते हैं। उनको कि जैसे अगर कोई
कोई फील्ड अगर वो चुन भी रहा होता है तो उसके बारे में अगर उस बच्चे को नहीं पता होता है कि इसके बैड इफेक्ट क्या है, तो उनको ये चीज उनको मतलब उसके बैड इफेक्ट्स भी पता होते हैं। तो इस वजह से वो अपने बच्चे को उस चीज के बारे में बताते हैं कि अगर आपका ये करियर ऑप्शन चुन रहे हो तो आप इसके फेजेस को भी देख लीजिए और आप इसके गुड पॉइंट को भी देख लीजिए। तो लेकिन अगर थोड़ा सा सोसाइटी प्रेशर भी रहता है उस बच्चे के ऊपर भी कि अगर उसका जैसे फ्रेंड है कोई, अगर कोई इस फील्ड में जा रहा होता है बट उसकी अगर फाइनेंशियल मतलब कि फाइनेंशियल अगर अच्छी होती है, सपोर्ट अच्छा होता है, या फिर पेरेंट्स थोड़ा सा हाई क्लास के होते हैं तो वो उस फील्ड में जाने देते हैं। बट ऐसा होता है कभी कभी कि अगर हमारी मिडिल क्लास होती है बट हमारी सोसाइटी अगर ऐसी होती है कि उस फील्ड में जाने से पहले 2 बार सोचती है, तो बच्चे के ऊपर भी वो प्रेशर डालते होते हैं कि नहीं इस फील्ड में नहीं, आप इस फील्ड में जाइए, क्योंकि वो उसके सारे पॉइंट देख के बोल रहे होते हैं और बच्चा सिर्फ उसके गुड पॉइंट देख के बोलता होता है। तो कुछ चीजें ये भी देखनी चाहिए पेरेंट्स की कि पेरेंट्स भी कुछ सोच के बोल रहे होते हैं, क्योंकि हर पेरेंट्स गलत नहीं बोलते होते। फिलहाल मैं अपना ही एग्जांपल देना चाहूंगी, मेरे ही पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा मतलब एफर्ट डालते हैं, इस टाइम पे भी एफर्ट डालते हैं। अगर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर भी रही हूँ तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं। इनफैक्ट मेरे फादर भी वो गवर्नमेंट जॉब में रह चुके हैं, लेकिन बट उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा अपनी लाइफ में। तो इस वजह से वो मुझे भी यही चीज सिखाते हैं कि मैं अगर स्ट्रगल कर रही हूँ तो मतलब कि अगर मैं आज स्ट्रगल कर रही हूँ तो आगे जाके उसके मुझे मतलब कि तो बहुत अच्छा बोला भाई। 2 गर्ल्स आ चुकी हैं, नारी शक्ति का बिल पास हुआ है और उस बिल के साथ महिला सशक्तिकरण दिख रहा है, क्लास के अंदर भी दिख रहा है और बिल्कुल लड़कियां आगे हैं। महिला से शब्द से मतलब होता है जेंडर को एक्सप्रेस करता है। दिस इज नॉट अबाउट कि एज की बात नहीं है, वो जेंडर को एक्सप्रेस करता है और यहाँ पे नारी शक्ति मजबूत स्थिति में दिख रही है। और स्वभावतः आप सब लोग अभी भी शर्माए हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आइए, आप आइए, कोई बात ही नहीं है, आप आ जाइए बस। रिकॉर्डिंग चलो। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं यहाँ पे आपके समक्ष एक विषय पर कुछ विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। और विषय है कि क्या माता पिता को अपने बच्चों का करियर तय करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए मैं कुछ नकारात्मक पहलू आपके समक्ष रखूंगा, ठीक है। माता पिता को अपने बच्चों के करियर के साथ देना महत्वपूर्ण है, उसी तरह से उनको जबरदस्ती ना करना भी एक महत्वपूर्ण है। उन्हें यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बच्चे कैरियर में रुचि और क्या सपना रखते हैं, पहले वो देखिए, उसके बाद उसके लिए उसको प्रोत्साहित या उसको जबरदस्ती या जो भी कर सकते मतलब उसके लिए उसको प्रोत्साहन दीजिए। और माता पिता का महत्वपूर्ण कार्य यह भी होता है कि वह अपने बच्चों के सपनों को पहले देखें कि वो आखिर वो करना क्या चाहते हैं, उसके बाद उसके लिए उनको प्रोत्साहित करें, उन्हें मार्गदर्शन दें और भी जो उनकी सहायता है वो कर सकें, ठीक है। इसके कुछ नकारात्मक पहलू ये कुछ हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला तो ये कि माता पिता अगर अपने बच्चों के कैरियर में ज़बरदस्ती हाथ डालते हैं तो उसकी वजह से बच्चों में बहुत से तनावपूर्ण माहौल बनने लगते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई बच्चा है वह इंजीनियरिंग करना चाहता है, ठीक है, और माता पिता का दबाव है कि नहीं वह एक चिकित्सक बने, तो हो सकता है कि वह बच्चा दोनों में फंस कर कोई भी कार्य या किसी भी क्षेत्र में सही से ना जा पाए, ठीक है। और दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि कैरियर की बुनियाद पर उनके ऊपर अधिक दबाव डालने की वजह से वह हमेशा अकेले में रहना पसंद करे। हो सकता है कि वो बाहर किसी से मिलना ना चाहे और इसकी वजह से भी बच्चे जो हैं वो एक तरह से तनावपूर्ण माहौल में बने रहते हैं, जिससे उनके कैरियर में बहुत सी बाधाएं आती हैं, ठीक है। इसमें और एक कारण ये भी हो सकता है कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो माँ बाप उनसे बहुत सी ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं कि ये हमारी वृद्धावस्था में हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा। हो सकता है कि हमें उस जगह पे ले जाए जहाँ पे हम नहीं जा पाए हैं। उसकी वजह से भी बच्चे उस भारी उम्मीद के कारण वो हमेशा वो मेहनत तो करते हैं कि हम उसको पूरा करें, लेकिन वो उस अपना जिस चीज़ में रुचि होता है उसकी वजह से वो उस काम को सही से कर नहीं पाते हैं। तो ये भी एक कारण बन सकता है कि हम उसमें बच्चों के ऊपर ज़्यादा दबाव ना डालें। और है कि बच्चों की रुचि देखनी चाहिए कि बच्चों की रुचि किस में है, उन्हें क्या चीज़ पसंद है। पहले तो माँ बाप को पहले इन सब चीज़ों पर नज़र डालना चाहिए कि बच्चा किस लाइन में ज़्यादा अपने आप को
सहज कर पा रहा है, ठीक है, और उनकी मदद उस कार्य में करने में ज्यादा करनी चाहिए। और एक है कि माता पिता द्वारा अपने बच्चों सपनों द्वारा पूर्ण ना हो पा, हाँ, मतलब माता पिता द्वारा अपना सपना ना पूर्ण होने पर बच्चों के ऊपर डालना कि वो सपना वो पूरा करे। मान लेते हैं कि अगर कोई माता पिता है, वो इसमें प्रशासनिक अधिकारी के लिए बहुत सी तैयारी की है, बहुत कोशिश की है, लेकिन नहीं हो पाया। बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद उसको उसके ऊपर ये डालना कि तुम्हें यही बनना है। अब पता नहीं वो बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं, या फिर वो उस काम के लिए काबिल है या नहीं, ये देखना अभी माता पिता ने नहीं देखा, लेकिन उसके ऊपर ये तनाव डाल दिए कि हाँ, उसको यही काम करना है, प्रशासनिक अधिकारी ही बनना है, जिसकी वजह से वो बच्चा अब उस कार्य को हो सकता है कि ना कर पाए और किसी कार्य में ना जा पाए, किसी क्षेत्र में ना जा पाए, हो सकता है वहां से उसकी जा पाए। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों के कैरियर में सलाह देकर उनकी रुचि और संभावनाओं को समझते हुए उसके कार्य के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, या उनकी सहायता करनी चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए कि आगे चल के वो अच्छे से सहज और बढ़िया अपना भविष्य बना सके। तो इस बात पे मैं एक कविता आपके सामने रखना चाहता हूँ। घुटनों पर रेंगते थे जानवरों की तरह, जाने किस तरह इंसान बनना सीखा, अपने त्याग और बलिदान से निरंतर हमें सफलता की सीढ़ी चढ़ाया। किस्मत वाले ही होंगे वो लोग जिन्होंने भगवान। महाराज जी आप भी बोलेंगे? हम हाथ पकड़ के चलेंगे सामने, तो क्या? Good morning, respected teacher, my seniors. Today, I Aryan Tiwari is here going to speak on a topic that should parents decide the career of their children. Against, what is this career? Career is that you have to do in the future, or you have to perform in the future. Your parents will not perform in the future. No doubt that parents are very major influencer factor in your career, but who are they that they choose your career? You have to do your career. If parents choose someone career, then he or she get bored in his career and can't enjoy his job. In the previous year, 1 decade ago, mostly parents choose their children's career and never ask from their children what he has to become. A major example of this is Three Idiots. सर ने पहले बोल दिया मेरा. Carry on. Major example Very good. That like a foreign boy who want to become a photographer, but his father can't let him to do that. According to my experience, my parents never forced me to do that. When I take humanities in class 11, many people told me to change your stream, but my father and mother always support me. At last, I want to say that parents should not interfere in the children's career, but support their children's. Very good. Good morning, sir. Good morning, candidates. My name is Ayush Kumar Singh, and today I am here to present you my expressions about the topic which we are entertaining, that should parents decide the career of their children, and I am against the topic. So career is the most important part of our lives. Individual has to perform his duties for eternity till he is in this generation or in this life. So parents play an important role. They are most important role, and they have a great influence on our lives while we are making a decision. But that doesn't mean that they should be making more influence on our decisions. Parents should realize that they are guiding force, not a driving force in our lives. Because Good point. when a decision of a parent is imposed on a child, it might create problems in his future. Like he might not have that much interest in that field, or he might leave that field. According to the data that is present before us, that 40% of the college students do not graduate, and around 55% of the college students change their majors during 3 courses of their time.
and around 60% of the candidates takes around 6 years to complete a 4-year degree program. So parents should help their child. That is, which means that there should be a healthy communication. Since choosing a career is a great step, is a very important step for a life, parents should have a healthy conversation about pros and cons of that career, whichever their their child is trying. In nowadays, we are seeing that there is a great communication gap. Student feel a void, a child feels a void in an emptiness by talking to their parents. So parents should help their child, and they should entertain and express what are the benefits and negative points of that career. So ultimately, I would conclude that parents ultimately should be a guiding force, not a driving force in a student's life. Very good, Ayush. Very good. Very good line. Should be the guiding force instead of the driving force. That means children should drive themselves. Parents should not drive in place of the children. And it happens even in the common way of life. If you are driving and father is next on the seat, you cannot drive properly. Papa will say, "अरे कैसे लड़ाएगा क्या? लड़ाएगा? साइड कर, स्पीड कम कर." तो क्यों चेंज कर रहे हैं? Why they are changing their streams? Why they are not happy with their streams? Why they are taking so much time? There must be some kind of influence. Can we say that this was the parental influence, that they opted for the particular course because of the influence of the parents, but internally they were never happy with the subject, with the topic that they are going to pursue? So after some period of time, they realized it and they changed their majors. आदरणीय शिक्षक और सभी सहपाठियों को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम कुलदीप है और मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ। आज इस विषय पर जो विषय आपके समक्ष प्रस्तुत है कि माता पिता को हमारा करियर चुनना चाहिए या नहीं, मैं इसके पक्ष में अपने तर्क रखूंगा। हो सकता है आपको पसंद आए या ना आए, परंतु मेरा तर्क यही है कि माता पिता को आपका करियर चुनने में आपकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। मैं इसे कुछ पंक्तियों के साथ शुरू करूंगा। जाने खुदा को ख्याल कैसे आया होगा जिसने माँ बाप को बनाया, रचकर उसे अपना ये करिश्मा नाज खुद पर आया हो। हम जब पैदा होते हैं तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार हमें संस्कार, शिक्षा अपने माता पिता से मिलती है और माता पिता हमारे पहले गुरु। माता पिता का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान और साहस होता है। एक माता पिता कैसे अपने बच्चे को उस योग्य बनाते हैं कि वह अपने जीवन में सफल, सुशिक्षित और सफलताओं को चुनने के लिए अग्रसर हो। क्योंकि एक बच्चा जो होता है कभी भी करियर को चुनने में दबाव महसूस करता है तो अपने माता पिता से सलाह ले सकता है और हम उनकी परिपक्वता, उनके अनुभव से सहारा लेकर अपने करियर को चुन सकते हैं। माता पिता का जो अनुभव है, आज हम देखते हैं कि ये मॉडर्न जमाना है। आधुनिक जमाने में माँ बाप को हम पिछड़ा समझते हैं, लेकिन उनकी जो परिपक्वता है हमें करियर चुनने में सहायता प्रदान करती है। उनका ज्ञान हमें आगे बढ़ने में सहायता करता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, सकारात्मक पालन पोषण उनके संज्ञानात्मक, सामाजिक और समस्या समाधान कौशल में सुधार करता है। सकारात्मक पालन पोषण भी उनकी प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है और उन्हें बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। प्रारंभिक वर्षों में बातचीत और उत्तेजना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब समस्याओं को पहचानने और उनसे निकलने में हमें बेहतर सहायता प्रदान करता है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास, बच्चे पति पत्नी के आपसी संबंधों, परिवार में झगड़ों को कैसा निपटाया जाता है,
ये देखते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार के अच्छे मूल्य सिखाता है और जिन्हें वे आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते हैं। बच्चा दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सामान्य लक्षण के लिए टीम की भावना, सही दोस्त का चुनाव कैसे करना चाहिए, वो अपने माता पिता से ही सीखता है। शारीरिक विकास का कैसा हो रहा है, क्या उसके दोस्त हैं, उसके व्यवहार से पता चल जाता है। बाल मनोविज्ञान कहता है कि बच्चे का विकास 5 वर्ष की आयु से ही शुरू हो जाता है और 5 वर्ष की आयु में ही बच्चा किस चीज को चुनेगा वह पता लगना शुरू हो जाता है। और माँ बाप एक बच्चे के आध्यात्मिक विकास में भी सहायता करते हैं। माँ बाप उसे आध्यात्मिक और आधुनिक दोनों के मेल से बड़ा करते हैं और उन्हें एक सफल करियर चुनने में सहायता करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम दूंगा और कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। पाला पोसा बड़ा किया, कष्ट दिया न कोई, अपनी तो संतान की चिंता हर माँ बाप को होए। यही जीवन का सार है, यही है पालनहार, आज्ञा में जो रहे इनकी सब खुशियां मिलती तो। धन्यवाद। कि मेरे माता पिता और मैं दोनों सही हैं। ये अपने सोच पे निर्भर करता है हम क्या करना चाहते हैं। माँ बाप पैसा देते हैं, वो चाहते हैं मेरा बच्चा अच्छा करे। हम आते हैं बाहर पढ़ने के लिए, माँ बाप को पता रहता है कि बच्चा गया पढ़ने, बच्चा क्या कर रहा है माँ बाप को नहीं पता रहता है। तो उनको भी हमारे करियर का टेंशन होता है कि हम ना रहे तो वो क्या कर सकते हैं। अब बिना माँ बाप के हम यहाँ आ भी नहीं सकते। मैं ये कहना चाहूँगा, माँ बाप एक सूर्य की तरह है, जब तक है तो जिंदगी में उजाला है और ना है तो जिंदगी अंधकार है। नमस्ते सर जी। हेलो फ्रेंड्स। आज मैंने वैसे कुछ तैयार तो नहीं किया है, बट आप लोग का सुन के कुछ मैं पक्ष में बोलना चाहती हूँ। पक्ष में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पेरेंट्स को डिसाइड करने का पूरा हक है, क्योंकि वो हमें पालते हैं, हमारे पैसे खर्च करते हैं, उनको हमसे ज़्यादा सब चीज़ की हमसे ज़्यादा नॉलेज होती है। वो 90s को भी देख रहे हैं, वो अपने ज़माने को भी देख रहे हैं, हमारे ज़माने को भी देख रहे हैं, और वो दोनों को देख रहे हैं। हमसे ज़्यादा अनुभव भी है उनके पास, जो कि और हम शायद अपने फ्रेंड्स द्वारा या कहीं ना कहीं हम भटकाए भी जा सकते हैं। जैसे हम जो चुन रहे हैं गलत भी हो सकता है, और हमारे पेरेंट्स का ये काम भी है कि वो हमें पूरी तरीके से सपोर्ट करे और वो डिसाइड भी करे, क्योंकि वो शायद हमको ज़्यादा समझते हैं। हम अपने आप को उतना नहीं समझ पाते जितना हमारे पेरेंट्स हमको समझते हैं। वो पूरी तरीके से जायज़ उनका चुनना। चिल्ड्रन, मैं इस पे एक तरफा बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस पे एक तरफा बात हो ही नहीं सकती है। क्योंकि बच्चों का जो कैरियर होता है उसको बनाने में माता पिता का भी बहुत बड़ा हाथ होता है और खुद बच्चों का भी होता है। क्योंकि जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसके बाद उनका शारीरिक, जैसे कुलदीप जी ने बोला था, शारीरिक मानसिक विकास वो पेरेंट्स से ही करते हैं। उनको मतलब दुनिया में कैसे अपने आप को स्टैंड करना है और मतलब और अन्य लोगों से अपने आप का एक दूसरे से संबंध कैसे बनाना है, एक दूसरे लोगों से, वो भी होता है। सिर्फ कैरियर का मतलब ये नहीं है कि हम जो 12th के बाद देखते हैं केवल वो। बच्चे की जो असली जो विकास होता है वो जो नर्सरी से लेकर 12th तक जब पढ़ता है वहीं पे ही होता है, क्योंकि वहाँ उसका शरीर का विकास होता है, उसके मन का विकास होता है, उसकी एजुकेशन का भी विकास होता है, हर चीज का विकास। तो उसके बाद फिर पेरेंट्स डिसाइड करते हैं उसका कैरियर, कि मेरे बच्चे को इंजीनियरिंग करना है या डॉक्टरी में जाना है या सिविल सर्वेंट बनना है या लॉ करना है या कुछ भी। तो अपना बताते हैं कि बेटा ये कर लो, वो कर लो, ये। लेकिन फिर उसमें बच्चे भी बताते हैं कि नहीं, मुझे अपना फील्ड कुछ चुनना। जैसे कि बहुत से लोग स्पोर्ट्स चुनते हैं, पहले ही से स्पोर्ट्स चुन लेते हैं, लेकिन तो उसमें फिर बच्चों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ये ज़िंदगी आसान नहीं होती है, इसमें आपको बहुत स्ट्रगल देखना पड़ता है। जैसे कोटा में बताया कई लोगों ने कि माँ बाप, वो जो उन्होंने सुसाइड किया है उसमें माँ बाप रीज़न है, हो सकते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ बाप ही रीज़न हो, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि बच्चे जब वहाँ जाते हैं तो वो उस तैयारी को करते करते इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो सोच लेते हैं कि सिर्फ मेरी ज़िंदगी यही है, सिर्फ ज़िंदगी में यही चीज़ है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये भी सोचते हैं बच्चे। तो वो फिर इसलिए वो उस डिप्रेशन में आ जाते हैं कि मैं अगर ये नहीं हुआ तो मैं कैसे क्या करूँगा। वो अपने माँ बाप से भी बात नहीं करते हैं इस बारे में कि मेरा नहीं निकल रहा है तो मैं क्या करूँ। वो अपने अन्य स्टूडेंट्स को देखते हैं, अपने मोहल्ले वालों को देखते हैं कि मैं वहाँ गया था, कैसे लौट के आऊँगा। वो खुद झेलना नहीं चाहते हैं ज़िंदगी, मैं कैसे लौट के आऊँगा, मुझे कौन पूछेगा, मतलब कि मैं आऊँगा मेरी बेइज्जती होगी। जैसे हम ही लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मान लो नहीं हुआ जैसे, इसीलिए बहुत से लोग बताते ही नहीं, मैं खुद नहीं बताता घर पे और जो मोहल्ले में कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसलिए ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपनी हार। अपने को स्टैंड करने के लिए सबसे पहले अपने को खुद मजबूत करना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा बिना संघर्ष के तो कुछ नहीं आप पा सकते, कुछ भी नहीं। उसमें आप चाहे जितना माँ बाप को दोष दे दें कि माँ बाप, बहुत से हमारे सामने कभी-कभी ऐसे प्रश्न आते हैं जो हमारे लेवल से भी ऊपर होते हैं, जो समझ रहे हैं ना मेरी बात, जो बहुत ऊपर लेवल के होते हैं, तो उनको भी हमें हल करना पड़ता है क्योंकि ज़िंदगी यही है। कभी-कभी आपको ज़िंदगी ऐसा मोड़ दिखा देगी जो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। तो ऐसा नहीं सिर्फ माँ बाप ही दोषी हैं, ऐसा कुछ नहीं करियर के लिए। तो आप भी थोड़ा-सा, हम लोग को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, हम लोग को भी सोचना पड़ेगा, हमको मोबाइल चाहिए, बाइक चाहिए, बच्चे करते हैं सब। हमको अगर माँ बाप ना ध्यान दें तो नशे करने लगेंगे, तरह-तरह के नशे आजकल तो बड़ा चल रहा है, घूमने चले जाते हैं। आजकल तो बच्चों ने खेलना छोड़ दिया है, मतलब क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, सब तो अब कबड्डी-वड्डी तो अब सब जैसे आजकल के बच्चे तो भूल ही गए हैं कि, तो उनके अंदर वो एक जो मानसिक दृढ़ता आती है वो भी खत्म हो गई, स्टैमिना भी खत्म हो गया बच्चों का। थोड़ी देर अगर 1-2 किलोमीटर चला तो वो थक जाते हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए, सिर्फ माँ बाप के सोचने से नहीं होगा। तो मैं अपनी बात पे तो इंडिया जो मैं लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र रहता हूँ और बचपन से ही अंतर्मुखी स्वभाव का रहा हूँ और बचपन से स्टेज फियर रहा है। स्टेज पे जाके बोलने में उन्हीं बच्चों में से रहा हूँ जो कभी स्टेज पे गए नहीं, शायद आज पहली बार है। और बात करें अगर टॉपिक की, तो क्या बच्चों को क्या पेरेंट्स को बच्चों के फ्यूचर का निर्धारित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इस टॉपिक को मैं एक ही तराजू में नहीं तोल सकता हूँ कि बच्चों को ही करना चाहिए या पेरेंट्स को, दोनों को एक साथ करना चाहिए। और बच्चों के लक्ष्य का निर्धारण उसके परिवेश, उसके क्षेत्र पर भी निर्भर करता है कि किस क्षेत्र से आया है, किस विद्यालय से वो पढ़ा है और वो वहाँ के अध्यापक कैसे रहे हैं, कि वो भी उतने अवेयर रहे हैं कि नहीं उस टॉपिक के, मतलब लक्ष्य के प्रति रहे कि नहीं रहे। और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको 12th तक यही नहीं पता होता कि हमारा लक्ष्य क्या है, उसका कैसे निर्धारण करेंगे कि नहीं करेंगे। और जैसे ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों में अवेयरनेस की कमी रही है और आजकल तो इंटरनेट आ गया है जिससे कुछ बहुत जागरूकता बच्चों को मिल जाती है, क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन माता पिता को उतना नहीं पता होता है। और जैसे माता पिता का कभी कभी ऐसा भी होता है कि माता पिता और बच्चों को भी लक्ष्य के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, क्या करना क्या नहीं करना है। तो इस आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इस मुद्दे पर इसके विपक्ष पे चर्चा करने के लिए मैं अंशुमान लक्ष्य इस मंच पर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आपने सर आखिरी में प्रेशर एरिया मुझको भेज ही दिया, अगर नहीं आते तो शायद ना बोल पाते, ये भी हो सकता था। तो अगर सबसे पहले आलोक भाई ने एक बात बोली थी कि जो पिता होता है अपने संतान के अंदर अपने आप को देखता है हमेशा, और हमेशा से यही सोचता है कि जो मैं नहीं कर पाया वो मैं करूँगा आगे। तो
अक्सर ये कहते हैं कि पिता और संतान के बीच में एक उलझा हुआ रिश्ता होता है। कभी वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन अंदर अंदर सोचता रहता है कि हाँ, कि बच्चा मेरे हिसाब से चले या जो मैं कहता हूँ वो करे। कभी कोई कहता भी नहीं है, लेकिन हाँ उसके अंदर ही रहता है। लेकिन अगर इसके विपक्ष में तार्किक पहलू पर बात करें तो अगर बिना उसकी रुचि को जाने अपने विचारों को उस पर थोप दिया जाए तो कहीं से भी ये सही नहीं है। कुछ इस पर सर वर्तमान परिदृश्य पर बात करना चाहूँगा। अभी झारखंड का एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक पिता अपनी 16 साल की लड़की को कोटा में भेजता है नीट की तैयारी करने के लिए, बिना उसकी रुचि को जाने कि वो करना चाहती या नहीं करना चाहती। तो उसके लिए, उसके एडमिशन के लिए वो अपने गांव में पड़ी 20 लाख की जमीन बेच देता है कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, उसके पढ़ाई में पैसा लगेगा। और वो अपने बेटी को बताता है कि मैंने 20 लाख की जमीन बेच दी है और तुम्हारा एडमिशन कराया है और तुमको डॉक्टर बन के दिखाना है और सबको दिखाना है, ऐसे नहीं आना है। लेकिन उसको नहीं पता, लड़की को नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। वो जानती है कि हाँ मेरे पिताजी कह रहे हैं तो सही है, करना चाहिए। और पिताजी बता देते हैं कि हाँ आपको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और सारे लोग देख रहे हैं, परिवार की बात है, आप निकल जाओगे डॉक्टर बन जाओगे तो अच्छा रहेगा। तो लड़की नहीं कर पाती, वो तैयारी करती है, 4-5 महीने मेहनत करती है, नीट की तैयारी करती है। उसको नहीं समझ में आ रही थी, मैथ्स नहीं समझ आ रही थी, बायो नहीं कर पा रही थी, उसका क्षेत्र कहीं अलग था, कहीं और क्षेत्र में उसकी रुचि थी। तैयारी करती, वो बोलती कभी नहीं है कि पापा मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर वो 20 लाख की जमीन का बोझ है उसके सीने पर। कैसे बोल दे कि पापा वो मुझे नहीं करना है, मुझे वापस जाना है, उससे उनके परिवार की बदनामी होगी। तो अभी मैं रिसेंटली कल या परसों की बात कर रहा हूँ, उस लड़की जो होती है वो आत्महत्या कर लेती है। वो अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि क्या वो 20 लाख की जमीन उस लड़की की जिंदगी से ज्यादा अनमोल थी? अब और अभी रिसेंटली एक केस आया था, छोटे बच्चे 10 साल के छोटे बच्चे में जो हार्ट अटैक की एक अभी रिसेंटली में केस आया था। तो जो मनोवैज्ञानिक है, जो वो इस बिंदु पर चर्चा करते हैं, वो बोलते हैं कि इस पर एक एडवाइजरी जारी करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे के अंदर जो आया है, इसकी जैसे हार्ट अटैक की जो समस्या है वो हमेशा बुजुर्गों में देखी जाती है, कम उम्र के या मध्यम आयु अधेड़ आयु के व्यक्ति के अंदर देखी जाती है। तो उन्होंने जब एडवाइजरी जारी की तो उन्होंने बताया कि बच्चों को सुबह बिना नींद पूरी किए उठा देना, और बच्चे के जैसे हमारी सरकार ने भी जैसे स्कूल बैग के जो वजन की बात है, इसको एक एडवाइजरी या मस्ट करके जारी किया है, क्योंकि उनका वजन जो होता है बच्चों के वजन से कम होना चाहिए स्कूल बैग का वजन। लेकिन इस पर कोई अभिभावक ध्यान नहीं देता, ना स्कूल में इतना ध्यान दिया जाता है। तो ये एक वजह भी है। इसके अलावा बिना स्कूल की थकान पूरी हुए से होमवर्क करने के लिए बैठा देना, ये समस्या भी है। तो अब इस पे मैं अपनी कहानी मैं बताना चाह रहा था, लेकिन सर हो सकता है कि इस टॉपिक से विचलन हो जाए, इसलिए मैं उसको नहीं बोलना चाहूंगा। अंत में मैं एक प्रश्न के साथ खत्म करना चाहूंगा कि अभिभावकों को क्या 4-6 वर्षों के बच्चों को ही डॉक्टर, इंजीनियर, एसपी बना देना चाहिए? गुड मॉर्निंग। वैसे ये प्रोग्राम आप लोगों ने तो आंखों देखा दिया, हमने वीडियो पे देखा है, ठीक है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, बहुत अच्छा ये शुरुआत है। आज आप बोलेंगे कुछ सुधार होगा, कल बोलेंगे थोड़ा और सुधार होगा, परसों बोलेंगे, तो इस तरह से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, कोई पेट से सीख के नहीं आता है सब चीज़ों को, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात जो आज का मुद्दा था, क्या माता पिता को अपने बच्चों का कैरियर तय करना चाहिए या नहीं? अब हाँ या ना में आपको एक पक्ष रखना था, तो ये तो बहुत कठिन मुद्दा था कि कैसे इसको हम हाँ करें, कैसे, क्योंकि बिना पेरेंट्स की अनुमति के आप यहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। माहौल है, आज का दौर है, जैसे कि मैंने आपको सुना, माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे जैसा बने, IAS बने, PCS बने। उसका पहले सपना होता है कि बेटा हुआ नहीं कि पहले सपना हो गया, हाँ लक्ष्मी आ गई, हाँ IAS आ गया, आओ तो इंजीनियर आ गया। तो कम से कम ये स्टार्टिंग से ही जो उसका सपना होता है, और वो एक प्रेशर के रूप में होता है, क्योंकि छोटे छोटे जैसे आप बड़े होते हैं, किसी भी क्लास में जाते हैं, तो माता पिता बार बार उसको बोलते हैं कि तुम्हें IAS बनना, देखो IAS कैसा होता है, देखो PCS कैसा होता है, देखो DM कैसा होता है। तो वो बार बार इंजीनियर को नहीं दिखाएंगे, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, अभिनेता को नहीं दिखाएंगे, जो उनकी पसंद होती है वही आपके दिमाग में डालते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप लोग जब कॉलेज में जाते हैं, जब इंटर कॉलेज जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, हीरो टाइप के मिल जाते हैं, है ना। तो वो इंजीनियर मिल जाते हैं, डॉक्टर मिल जाते हैं, अरे विदेश में ऐसी सुविधाएं होती हैं, ऐसा आपको करना है। तो आपका क्या, आपका रूटीन, मतलब आपका जो वे है वो थोड़ा सा चेंज होने लगता है, आपका रास्ता सोचते हैं कि नहीं ये अच्छा है।
और फादर कुछ कह रहे हैं वो अच्छा है। अब दोनों को आपको चूज करना होता है कि मेरी क्षमता क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, और पिताजी कह रहे हैं वो सही है। गलत वो भी नहीं कहते हैं, सही वो भी कहते हैं, लेकिन वो अपनी क्षमताओं के अनुसार कहते हैं। आप अपनी क्षमताओं के अनुसार कॉलेज में अपने फ्रेंडों के साथ में सीखते हैं, तो अब इनमें सामंजस्य बैठाना बड़ी कठिन बात होती है। जैसे अभी जो है अभी लास्ट में जो बोले हैं, इन्होंने कहा कि कुछ बच्चे, अभी जैसे बच्ची को प्रेशर करके ₹1,00,000 खर्च किया गया, उसके बाद में बच्चे ने सुसाइड कर लिया। हाँ, ये इस तरह की घटनाएं भी बहुत आ रही हैं। आप आईएएस बन के भी अगर आप खुश नहीं है तो फिर आईएएस का कैरियर बेकार है ना। अगर यहाँ बैठे हो तो सबसे पहली बात ये होती है कि अपनी क्षमताओं को आप पहचानें। अपनी क्षमताओं को जो पहचान लेंगे कि हाँ मैं आईएएस के लिए ही बना हूं, कुछ भी हो जाए मुझे बनना है, तो आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, जो आज का ये डिबेट था, जो आज का ये बिंदु था, पॉइंट था, बहुत ही अच्छा था। और हम ये चाहेंगे कि सर का इतना अच्छा योगदान आपके साथ चल रहा है, तो हम भी थोड़ा सा उसमें अपना हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी निभाएं। एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, कभी भी आपका जैसे डिसाइड होता है पॉइंट, तो सर से रिक्वेस्ट हमने की थी कि ये पॉइंट कम से कम 5 दिन 6 दिन पहले आपके पास चला जाए, और उसके बाद में इसमें जो सबसे प्रमुख बिंदु हैं जिनको आपको विचार करना है और जिनके आधार पर उनको क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना है, उसमें कई चीज होती है। देखिए, भाषण नहीं देना, आपको बोलना नहीं है, बोल करके नेताओं जैसे एकदम ताली बटोरना नहीं है। आपका उद्देश्य यह है कि इस बिंदु को क्रमशः कैसे एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत करना है, ठीक है ना। तो आपका उद्देश्य तभी पूरा होगा, और जब आप क्रमबद्ध रूप से क्रमशः उन बिंदुओं को आप एग्जामिनर के सामने लिख करके, बोल करके बता पाएंगे, तभी आपको अच्छे नंबर वो दे पाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं कुछ बिंदु मेरे पास में हैं, मैं चाहूंगा कि इनको थोड़ा सा मैं एक बार डिस्कस कर दूं कि जब भी कोई बिंदु आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको देखना है कि विषय को ये है क्या, मतलब ये किस विषय पर है। विषय को अच्छे से समझ होनी चाहिए, आपको समझना है पहले, ठीक है ना। बोलने के पहले जैसे सर ने बोला कि एक इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए। नॉर्मली सेकंड का इंट्रोडक्शन होता है, तो पहले आइए अपना परिचय बताइए, इस बैच का हूँ, ठीक है ना, और मेरा नाम ये आपने बताया। फिर अपने जो है जो विषय है उसको आप स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले विषय को अच्छे से समझें। दूसरा, अपना पक्ष चुनें, आप किस पक्ष में बोलना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर ओपन डिबेट है तो आप पक्ष और विपक्ष को दोनों को दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिबेट में एक पक्ष लेना है तो फिर एक पक्ष को ही आप बताइएगा। वो अलग बात है कि उसके हर एक बिंदु के दोनों साइड होते हैं ना, 2 पक्ष होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पहला विषय को अच्छे से समझना है, दूसरा अपना पक्ष चुनना है, तीसरा जानकारी जुटानी है। अब यहाँ से आपको 4 दिन 5 दिन का टाइम मिलेगा, तो कहीं से भी, जैसे आपने कुछ और बुक्स पढ़ करके आपने इनपुट किया ना, सारे लोगों ने कुछ ना कुछ उसमें इनपुट किया, तो जानकारी जुटानी है उससे संबंधित। विरोधी तर्कों का विश्लेषण करना है। अगर आप पक्ष में बोल रहे हैं तो जो उसके विपक्ष वाला तर्क है उसको भी क्रिटिसाइज करना है कि इसलिए हमारा सही है। अपने आप को सही करने के लिए तो विरोधी, ऐसा नहीं कि विरोधी वाले तत्व को भूल जाना है, उसके अगेंस्ट आपको अपना पक्ष एक ये। उसके बाद में फिर अपने विचारों को व्यवस्थित करना, सबसे बड़ी बात होती है व्यवस्था। अगर आप क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं तो मुझे लगता है और अच्छा हो जाएगा, और आसानी से आप किसी को बता सकते हैं। प्रस्तुतिकरण पर काम करें कि मतलब कैसे आपको, जैसे मतलब बोलते हैं तो एक हाव भाव होता है ना, हंसने के समय पर एक मुस्कुराहट का भाव होना चाहिए। आप सामने हंस रहे हैं लेकिन आपको मुस्कुराहट होनी चाहिए। इस तरह से सामने बैठे हुए तो हाथ हल्का फुल्का हिलना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं एकदम कर देना है ना, वैसे नहीं। तो एक एक्सप्रेशन भी होता है, ठीक है ना। अगर आपका शरीर अच्छा सा जो है आप बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी सही वे में आप कर रहे हैं। उसके बाद में क्या है कि भाषा का उपयोग सही होना चाहिए, महत्वपूर्ण भाषा है ना। जैसे करियर और कैरियर का सर ने बोला, वैसे मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, आप लोगों को पता है, लेकिन हाँ कि अगर आप सही भाषा का प्रयोग करते हैं, मतलब कि अगर आप हिंदी बोलते हैं तो शुद्ध हिंदी, विशुद्ध हिंदी है ना, विशुद्ध। और अगर इंग्लिश बोलते हैं तो फिर अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें आप कंफर्ट हो उसको बोलिए, और उसकी वे में आपको लिखना भी है, ठीक है। जो आप लिखेंगे वही बोलेंगे, जो बोलेंगे वही लिखेंगे। तो उसके बाद दर्शकों के साथ में जुड़ना, मतलब अगर आप सामने भीड़ बैठी हुई है, सामने लोग बैठे हुए, आप लोग क्यों डरते हैं पता है। मतलब आप जब वहां से यहाँ तक चल के आते हैं तो जब सामने लोग दिखते हैं ना, तो आप बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ जाते हैं, और पैर अलग कांप रहा है, हाथ अलग कांप रहा है, तो वो जो बोलना चाहते हैं वो निकल ही नहीं पाता है। तो ये भी एक सहजता होनी चाहिए कि आप वहां से निकल करके आए और एकदम से एकदम फ्रेंडली आपको बोलना है। तो ये भी आपको सीखना है कि आप दर्शकों के साथ में जुड़ेंगे। जैसे आप हंसी मजाक कभी कहते हैं, चुटकुले फोड़ने के लिए कहते हैं, तो पीछे इधर टीचर पढ़ा रहा है, पीछे सबके चल रहे हैं, है ना। जब इतना आप वहां कर सकते हैं पीछे, तो यहाँ आकर के भी वही सारे फ्रेंडली नहीं, तो
कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। और वही जो आपके तर्क है, मान लीजिए कि आपको दो पार्टी में बांट दिया गया, एक पक्ष में बोलेगा एक विपक्ष में बोलेगा, तो जो भी आपका तर्क हो, जो भी आपका डिबेट में पॉइंट हो, उसको विपक्ष वाले के सामने बहुत सहजता से रखना है। और ये है कि सहजता से रखेंगे, दमदार तरीके से रखेंगे तो उसकी स्वीकार्यता बढ़ जाएगी, ठीक ना, एक्सेप्टेंसी बढ़ जाएगी कि सामने वाला सोचेगा कि यार ना। अब जैसे आपने कभी न्यूज देखा होगा, डिबेट चलती है तो उसमें 4 नेता बैठ जाते हैं, 4 पार्टी के लोग बैठ जाते हैं। अब वो आपने कभी उनको देखा कि बीजेपी वाला होता है तो वो अपनी बात कहेगा कि नहीं सरकार देश एकदम तरक्की पे चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और जो कांग्रेस वाला होगा, जो सपा वाला होगा, जो किसी और पार्टी का होगा, उसके तर्क देखिए, है ना, सब निकाल के गिनाने लगता है। धीरे धीरे इस पॉइंट पे भी आप चाहेंगे कि सर थोड़ा सा काम करेंगे कि मतलब एकदम कट टू कट, पक्ष में है तो पक्ष में, विपक्ष में है तो जब आप लिखेंगे वहां जाकर तब वहां पर तुलनात्मक राइटिंग करेंगे कि पक्ष में भी होगा विपक्ष में भी होगा, नंबर उसी का मिलता है। कि ये ना हो कि आप पक्ष में बोले जा रहे हैं, है ना, और विपक्ष वाला ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो एग्जामिनर सोचेगा कि इनको एक ही पक्ष में तैयार किया है। तो जब निष्कर्ष वहां लिखेंगे, कंक्लूजन करेंगे किसी भी तो वहां पर दोनों चीजें आपकी जरूरी, क्योंकि आपका ये जो डिबेट है ये एक पॉइंट है, मतलब यहाँ पर आपको ऐसे राइटिंग करना है, ठीक है। ऐसे राइटिंग के साथ में फिर आपको इंटरव्यू के लिए भी आपकी तैयारी साथ में चलती रहेगी। जब आप यहाँ अच्छा बोल पाएंगे तो वहां पर जो है इंटरव्यू बोर्ड होगा उसके सामने भी बहुत अच्छी आपकी प्रस्तुति हो पाएगी, ठीक है ना। शांत और आत्मविश्वास बनाए रखें, सबसे बड़ी बात ये होती है, ज्ञान के साथ आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे, 4 दिन उसको प्रिपेयर करेंगे, रेडी करेंगे, बहुत कम समय मिलेगा। और आप देखिएगा कि जब आप इसको रूटीन में आ जाएंगे तो मैटर आपके पास बहुत होगा, लेकिन बोलने का समय कम होगा। सर कहेंगे भाई बस हो गया, 5 मिनट, घंटी बज गई। तो ये धीरे से आएगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक ना। और सक्रिय रूप से सुने, सबसे बड़ी बात ये होती है कि सबसे पहले बोलने के पहले श्रोता को अच्छा बनना है, ठीक ना। किसी की बात को अच्छे से सुनना, अगर गलत भी बोल रहा है तो भी सुनना है, सोचना है कि आखिर गलत क्यों निकल रहा है, क्या ये घबराहट में निकल रहा है, क्या ये हकीकत में ऐसा बोल ही रहा है, ऐसी मतलब सोच ही है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप अच्छे श्रोता नहीं बन सकते हैं तो अच्छे वक्ता नहीं बन सकते हैं। तो अच्छा वक्ता बनने के लिए, अच्छा बोलने के लिए अच्छा श्रोता होना जरूरी है। सारी चीज सुनना है, मंथन करना, उसके बाद में फिर उन पॉइंटों को ही शुरुआत कर देनी है। उन पॉइंटों जब आप देखते हैं कि एक कवि जाता है, दूसरा कवि आता है, तो वो कभी कभी दूसरे की कविता से ही अपनी शुरुआत कर देता है, या दूसरे के पॉइंट से ही वो अपना कोट करके अपनी बातों को शुरुआत करता है। वो सबसे अच्छा श्रोता माना जाता है। और सबसे अच्छा कि देखो कितने ध्यान से मेरी एक एक बातें सुनी, और उसके बाद में मेरी बातों से ही उसने अपना पॉइंट शुरू किया, ठीक है। या कटाक्ष करिए या पक्ष में बोलिए, दोनों चीजें आप निकल कर चलिए। और तीसरा पॉइंट है अपने विचारों में लचीलापन होना चाहिए। बहुत ज्यादा हॉट में नहीं करना, यही सही है, इस वे को थोड़ा सा आपको, और बाकी समापन आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। अंत भला तो सब भला। जब आप पूरी बात बोल लें तो लास्ट में अपना कंक्लूजन वही होता है, 2 लाइन का होता है। जब आप लिखेंगे तो वो कम से कम 5 लाइन का होता है, 6 लाइन का होता है, 10 लाइन का होता है। लेकिन जब आप बोलेंगे तो उसमें 2 लाइन की कंक्लूजन होती है कि मेरा ये पक्ष था और इस तरह से मैं इसको सोच रहा हूँ, ठीक है ना। थैंक यू बोल करके आप जा सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है, बाकी ये सारी चीज तो सर ने बताई ही है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा बताया ना, मुझे भी तो कुछ बोलना चाहिए, मैं आया हूं तो मेरे को तो भी कुछ बोलना है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने बताया। बाकी आगे जैसे जैसे और सेशन ये होंगे सैटरडे वाले, उसमें और बेटर तरीके से इसको आप कर पाएंगे, ठीक है ना। मैं चाहूंगा कि सर थोड़ा सा आए, मेरा सहयोग करें। कुछ हम ये भी एक इनिशिएटिव शुरुआत करना चाहते हैं कि जो भी बच्चा बहुत अच्छा बोलेगा, है ना, जिसको आप सिलेक्ट है, वैसे सुनाई वहां भी देता है, हम पूरा वेच वाच करते हैं, तो उसको कुछ ना कुछ हम यहाँ से उसको गिफ्ट रूप में शाबाशी देंगे, पुरस्कृत किया जाएगा। तो मैं ये चाहूंगा कि अभी तक बोला तो सबने अच्छा है, लेकिन अब इन सब में एक लोग को सिलेक्ट करना ये थोड़ा सा कठिन बात है मेरे लिए। तो मैं चाहूंगा कि इसमें आप मेरा सहयोग करें और इसमें उस बच्चे का नाम लिखें, तो मैं वहां इसको बुला करके यहाँ पर थोड़ा सा सम्मान कर सकूं।